ओम नमः शिवाय। आप सभी लोगों का हार्दिक अभिवादन है। मेरा नाम हेमंत फुलवारी है। आज हम लोग राहु केतु सीरीज़ को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस वीडियो में बात करेंगे कि राहु आपकी कुंडली में चार्ट में अगर पहले घर में फर्स्ट हाउस में और केतु अगर 7th हाउस में तो क्या इफेक्ट देखने को मिलेंगे, या आप ऐसा कह लो कि केतु 7th हाउस में और राहु फर्स्ट हाउस में है तो क्या इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। मेरे हिसाब से राहु का इंडिविजुअल प्रेडिक्शन करना या केतु का इंडिविजुअल प्रेडिक्शन करना सही नहीं है, बिकॉज ये दोनों एक ही एक्सेस पे होते हैं तो इनके रिजल्ट्स एक साथ ही दिखे जाते हैं। आप इसका मतलब ये है कि अगर राहु आपकी कुंडली में फर्स्ट हाउस में तो केतु ठीक सामने 7वें घर में होगा। राहु अगर चौथे घर में है 4th हाउस में तो केतु ठीक सामने 10वें घर में होगा। तो इनके प्रेडिक्शन कहीं ना कहीं कंबाइनली ही किए जाते हैं। हम बात करते हैं पहले कि राहु क्या है, केतु क्या है, फिर समझेंगे फर्स्ट हाउस क्या है, फिर हम बात करेंगे रिजल्ट्स की। तो राहु क्या है? राहु इल्यूजन है, एक भ्रम की स्थिति पैदा करने वाला ग्रह है। राहु कहीं ना कहीं जितनी भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं उनसे राहु को जोड़कर देखा जाता है। जो भी ड्रग्स है उनको भी राहु से जोड़कर देखा जाता है, जो भी गलत एक्टिविटीज़ हैं उनको राहु से जोड़कर देखा जाता है। राहु हंगर है। अगर आपकी डिज़ायर्स ऑब्सेशन में बदल गई है तो कहीं ना कहीं वो राहु को रिप्रेजेंट करती है। आप ऐसा समझें कि राहु के पास सिर्फ क्या है, सिर्फ सर ही है, उसके पास लोअर बॉडी पार्ट नहीं है। इसका मतलब आप उस पर कितना भी फीड करते जाओ उसको, वो सब निकल जाएगा। मतलब वो हर चीज़ निकल सकता है, उसकी जो हंगर है वो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती है। आप ऐसा समझें कि राहु जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है, जो भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसको राहु से जोड़कर देखा जाता है। राहु एक ऐसा प्लेनेट है, मेरे हिसाब से राहु किंग ऑफ कलियुगा है। राहु आपको वो चीज़ दे सकता है जो दूसरा कोई प्लेनेट नहीं दे सकता। जितने नेम, फेम, शौकत, धन, दौलत, ये सब आपको राहु दे सकता है। कहीं ना कहीं राहु को हम ये भी कह सकते हैं कि जो भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं वो सब भी राहु से जोड़कर देखी जाती ही हैं। अब हम बात करते हैं कि फर्स्ट हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है हमारी कुंडली में, हमारी पत्री में। जो पहला घर है उसे हम क्या क्या देखते हैं। पहला घर कहीं ना कहीं हमारे चाइल्डहुड को सिग्निफाई करता है, हमारे कहीं ना कहीं सेल्फ को सिग्निफाई करता है कि हम खुद क्या हैं। हमारी जो प्राइड है, ओनर है, उसको सिग्निफाई करता है कहीं ना कहीं। सेल्फ इंडिविजुअल को सिग्निफाई करता है कहीं ना कहीं। हमारी फिजिकल अपीयरेंस, हमारी फिजिकल बॉडी, हमारे कॉम्प्लेक्शन को सिग्निफाई करता है फर्स्ट हाउस। हमारा व्यक्तित्व कैसा है कहीं ना कहीं उसे दर्शाता है फर्स्ट हाउस। हमारे हेड को दर्शाता है कहीं ना कहीं फर्स्ट हाउस। तो जब राहु फर्स्ट हाउस में बैठेगा, जब राहु की प्लेसमेंट फर्स्ट हाउस में होगी तो क्या चीज़ें देखी जा सकती है उसकी हम बात करते हैं। पहली चीज़ तो जिनकी पत्रिका में राहु पहले घर में होगा वो लोग हमेशा नीचे मुँह करके चलते हुए दिखेंगे आपको। हमेशा कहीं ना कहीं जब वो चल रहे होंगे तो वो नीचे मुँह करके चलते हुए दिखेंगे आपको। एक और ख़ास बात कि अगर राहु और लग्न दोनों डिग्री वाइज अगर पास में है तो शायद इन लोगों में बहुत ज़्यादा चार्म होगा, बहुत हिप्नोटिक पर्सनैलिटी होगी इनकी। शायद इन लोगों के लिए लोग कहते हुए मिले पीछे से कि इसमें कुछ ना कुछ तो बात है ही है। ये राहु के लिए हम कह सकते हैं जब वो फर्स्ट हाउस में होता है। अब आप समझेंगे राहु अगर पहले घर में है तो राहु वाले लोग अपने आप को हाईलाइट करते हुए दिखेंगे किसी न किसी क्षेत्र में, या वो अपने आप को बाहर निकालना चाहेंगे। वो लोग ऐसे नहीं कि जो दबे कुछ अंदर बैठे रहें, उस प्रकार के लोग नहीं होते हैं। ये डेफिनेटली अपने आप को किसी न किसी तरीके से हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे कहीं। ये लोग रिस्क टेकर्स होते हैं, ये रिस्क ले सकते हैं, ये डरते नहीं किसी से। या इसमें प्रवृत्ति होती है कि इनमें सेल्फ बिल्ड क्वालिटी है कि किसी से डरते नहीं ये लोग। ये हम ये भी कह सकते हैं कि ये लोग पैसा भी खर्च कर देते हैं कई बार, खासकर खुद पे। और ये लोग डेफिनेटली जब राहु फर्स्ट हाउस में हो तो इनको पता है कि पैसा कैसे कमाया जाता है। सब तिकड़म इन लोगों को आती ही आती है। और हम कह सकते हैं कि एक कंडीशन ये कि लाल किताब के हिसाब से जो अगर किसी के सामने वाला घर, अगर जिस घर में जिस चार्ट में अगर जिस व्यक्ति विशेष के चार्ट में अगर राहु पहले घर में बैठे हैं तो ये देखा जाता है कि उसका जो सामने वाला घर है, उसके सामने वाला घर जो है, मतलब कि सामने जो लोग रहते हैं उसके घर के समक्ष कहीं ना कहीं उस घर की हालत कहीं ना कहीं ठीक नहीं होगी, ऐसा कहा जाता है। लाल किताब में राहु को हाथी बताया गया है और जो हाथी की सूंड है उसे बुध, मरकरी से दर्शाया गया है। तो इससे ये तात्पर्य है कि कहीं ना कहीं अगर आपकी कुंडली में राहु बैठे हैं फर्स्ट हाउस में, फ्रेंडली राशि में बैठे हैं, कहीं ना कहीं एक और चीज़ बताना चाहूँगा मैं, क्योंकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में इस प्लेसमेंट को अच्छा ही कहा गया है। तो अगर राहु आपके फर्स्ट हाउस में बैठे हैं और उसके डिस्पोजिटर की जो लग्न लॉर्ड है उनकी कंडीशन भी ठीक है और बुध की कंडीशन ठीक है, तो मान के चले आप जीवन में वह एक्सट्रीमिटीज़ अचीव करेंगे जो कोई और नहीं कर सकता, क्योंकि राहु कहीं ना कहीं आपके माइंड को कंट्रोल करता है। तो अगर आपका बुध ठीक है, बुध अच्छा है, तो मान के चलें कि आपको राहु शुभ फल देगा ही देगा यहाँ बैठकर। एक और कि ये जो है कि फर्स्ट हाउस में जो प्लेसमेंट है राहु का, ये रिसर्च ओरिएंटेड जो लोग हैं, जो साइंटिस्ट हैं, ये उनमें लोगों में बहुत देखा जाता है। जो सर्जन्स हैं बहुत, उनमें देखा जाता है। कहीं ना कहीं ये आपको एक क्यूरियस, एक खोजी वाली जो प्रवृत्ति प्रदान करेगा। ये लोग बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं। जो बहुत बड़े बड़े संत हैं
कुंडली में, उनकी पत्रिका में भी पहले घर में राहु देखा गया है। अगर राहु बहुत उच्चतम स्तर पे वर्क कर रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, तो ये लोग अपने जीवन में बहुत कुछ पा सकते हैं और ये उस हद तक भी जा सकते हैं कि जहाँ ये सामने वाले से कुछ अपेक्षा भी ना करें। अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में राहु वर्क कर रहा है तो ये सब चीज़ें देखी जा सकती है। बड़े बड़े फिलोसोफर की कुंडली में ये चीज़ देखी जाती है। ये लोग, एक और चीज़ देखी जाती है कि अगर ऐसा है तो राहु आपसे, ये लोग बहुत इंडिपेंडेंट रहने वाले, अपने स्पेस में रहने वाले और इंडिपेंडेंट रह के काम करने वाले होते हैं कहीं ना कहीं। इस प्रकार से अगर राहु अगर आपकी कुंडली में फर्स्ट हाउस में बैठा है, ये लोग वह भी है जो कहीं ना कहीं खुद के साथ रहना पसंद करते हैं। खुद के साथ से मतलब कि ये लोग कई दिनों तक, कहीं या कहीं काफ़ी समय तक अकेले भी रह सकते हैं। जब बात आती है कि इनके जीवन में कहीं ना कहीं एक कंडीशन बनती है कि जब ये लोग बहुत अकेला फील करते हैं या बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं कि अकेले हो जाते हैं, तो उस दौरान कहीं ना कहीं ये इन्हें हेल्प करता है इन लोगों को खुद के साथ रहना, कम सोशलाइज होना, कम दोस्त बनाना। इस तरह का नेचर इन लोगों का देखा जाता है। कहीं ना कहीं इनका जो फ्रेंड सर्कल होता है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड होता है। आगे हम बात करें, ये लोग ये लोग से मतलब कि जब राहु पहले घर में बैठता है, राहु सब जानता है, तो ये लोग सब जानते हैं कि धन कैसे कमाना है, पैसा कैसे कमाना है। इन लोगों को सब टैक्टिक्स आती है। एक बार बात करें कि ये लोग बहुत स्ट्रॉन्ग एनालाइजर होते हैं। ये ऐसा समझिए, अगर ये आपसे मिलते हैं जब राहु फर्स्ट हाउस में किसी की पत्रिका में, तो ये आपको अंदर तक भाप सकते हैं, या मैं कहूँ कि पूरे किसी व्यक्ति विशेष की नब्ज तक पहचानते हैं। ये बहुत अच्छे मैनिपुलेटर भी होते हैं। अब मैनिपुलेशन दोनों डायरेक्शन में होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये आपकी नब्ज पहचान लेंगे, इनमें स्ट्रॉन्ग एनालिसिस की क्वालिटी है। अब इन्हीं पर डिपेंड करता है या इन लोगों पर डिपेंड करता है कि ये इस क्वालिटी को कैसे यूज़ करें। जैसे मैंने कहा कि आपकी नब्ज पहचान सकते हो सकता है ये पूरे समूह, पूरे ग्रुप, एक मॉब की भी नब्ज पहचान लें या उसे भी एनालाइज कर लें, साइकोलॉजिकली उसे भी पढ़ लें। तो अब ये इन्हीं के हाथ में है कि उसका उपयोग, ये जो क्वालिटी है इनके पास, इसे ये अच्छी डायरेक्शन में यूज़ करते हैं या नेगेटिव डायरेक्शन में यूज़ करते हैं। ये लोग जब राहु फर्स्ट हाउस में आता है तो शायद आपको ये लोग थोड़े कहीं ना कहीं ईगोस्टिक मिल सकते हैं या सेल्फ प्राइड में होते हैं या सेल्फ ऑब्सेस्ड हो सकते हैं। ये लोग जो मैं वाला जो भाव है कहीं ना कहीं इनमें स्ट्रांगली देखा जाता है। एक्सट्रोवर्ट हो सकते हैं ये लोग बहुत ज़्यादा। हाँ, एक और क्वालिटी है कि इन लोगों में ये अच्छे स्पीकर होते हैं। शायद हो सकता है कि शुरुआती दौर में कहीं ना कहीं, या मैं कहूँ कि इनिशियली ये लोग झिझकते हों बात करने में, बट जब बात पब्लिक स्पीकिंग की जब बात आएगी तो ये लोग बहुत अच्छा बोल पाते हैं, बहुत अच्छे वक्ता होते हैं। अब आगे हम बात करें, हाँ ठीक है, ये लोग एक और है कि आपको मुंह पे स्ट्रेट फॉरवर्ड बात बोलेंगे, जो बात है वो डायरेक्टली बोलेंगे। कहीं ना कहीं अंदर से ये लोग ऑनेस्ट होते हैं। हाँ, एक और है कि जब राहु फर्स्ट घर में बैठता है तो कहीं ना कहीं आपको, जैसे राहु इल्यूजन है, भ्रम की स्थिति पैदा करता है। अगर ये फर्स्ट हाउस में बैठा है तो शायद आपसे ये आपके मन में इस प्रकार के विचार लाते हैं, माइंड में इस प्रकार के विचार लाते हैं कि आप ये भी कर सकते हैं, आप ये भी कर सकते हैं। मतलब एक भ्रम की स्थिति पैदा करता है कि आप इस कार्य को भी कर पाएंगे, आप इस कार्य को कर पाएंगे, आप इसमें भी परफेक्ट है, आप इसमें भी परफेक्ट है। परंतु कहीं ना कहीं वो इल्यूजन की कंडीशन होती है, फिर वो इसके चक्कर में पड़ के कहीं ना कहीं अपना खुद का नुकसान कर ही लेते हैं। ये कंडीशन दिखी जाती है राहु फर्स्ट हाउस में। ये मैंने बताया कि ये अपनी बात को मनवाने के लिए, अपनी चीज़ों को मनवाने के लिए हर तरह के तिकड़म टैक्टिक्स लगा सकते हैं। कई बार ये लोग शो ऑफ करते हुए देखे जाते हैं। और ऐसे मैंने कहा कि जब ये जो डिज़ायर है वो कहीं ऑब्सेशन बदल जाती है, जब ये कई बार बहुत ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड हो जाते हैं ये लोग, तो फिर ये शायद फिर जो इनका जो सेल्फिश वाला पार्ट है, कहीं ना कहीं जो सेल्फ प्राइड वाला पार्ट है वो कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर शायद अपनों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं या किसी को कष्ट देने में, अपने को दुखी करने में भी शायद फिर ये लोग सोचे ना, जब ये लोग बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो जाते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर देखी जाती है कहीं ना कहीं। तो सेल्फ ऑब्सेशन कहीं ना कहीं इन लोगों में सेल्फिशनेस को डेवलप कर देता है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ईगो भी डेवलप कर देता है इनमें, कहीं ना कहीं सेल्फ प्राइड वो भी कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। अब देखो, जब भी राहु फर्स्ट हाउस में बैठा होगा तो आपको जो डिस्पोजिटर है, जो लग्न लॉर्ड है, उसका प्लेसमेंट भी देखना होगा। अगर लग्न लॉर्ड भी बहुत अच्छी स्थिति में बैठा है तब तो तय है कि राहु आपको यहाँ बैठकर सब कुछ प्रदान करेगा, जीवन में आपको डेफिनेटली ऊंचाइयों पर ले जाएगा, एक्सट्रीमिटी पे ले जाएगा। अब ये हुई बात कि अगर राहु यहाँ बैठता है तो क्या नेगेटिव्स में चीज़ें दिखी जा सकती है। एक और चीज़ हम कह सकते हैं, कहीं ना कहीं थोड़ी उनमें जो एबिलिटी है, एरोगेंस बढ़ सकता है, या जो बॉसीनेस वाला जो नेचर है कहीं ना कहीं वो इन लोगों में देखा जाता है। ये लोग, एक और हम कह सकते हैं कि ये लोग एडवेंचर्स होते हैं लाइफ में, रिस्क टेकर्स होते हैं। ये लोग खाली नहीं बैठते हैं, ये हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, कुछ ना कुछ करने की आगे कोशिश करते ही रहते हैं। ये बात हुई अगर राहु है अगर पहले घर में तो क्या प्रभाव देखने को। अब हम बात करते हैं अगर कि केतु देव अगर 7वें घर में बैठते हैं तो क्या प्रभाव देखने को मिलते हैं।
उससे पहले जैसे मैंने कहा कि राहु का जो प्लेसमेंट है फर्स्ट हाउस में वो कहीं ना कहीं अच्छा शुभ माना जाता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में भी और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में। बट जो केतु देव है उनका जो 7th हाउस में जो प्लेसमेंट है कहीं ना कहीं थोड़ा शुभ नहीं होता, कहीं ना कहीं अच्छा नहीं होता है। अब हम बात करते हैं केतु देव क्या है। केतु देव कहीं ना कहीं डिटैचमेंट के कारक है, यहाँ से समझें कि अलगाववाद के कारक है। केतु देव जितने भी ग्रह हैं उन सब में बहुत सबसे ज़्यादा वृद्ध या सबसे ज़्यादा बुजुर्ग ग्रह हैं। केतु देव आपको पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस से जोड़ते हैं। ये एक इकलौता प्लेनेट है केतु जो आपको कहीं ना कहीं जो अपने पिछले जन्म के जो कर्म किए हैं, जो पास्ट लाइफ है, उससे आपको रिलेट करेगा इस जन्म में डेफिनेटली। अब जो 7वां घर है वो क्या सिग्निफाई करता है? 7वां घर हमारी कुंडली में हमारी लाइफ पार्टनर को सिग्निफाई करता है या हमारी मैरिज को सिग्निफाई करता है, ऐसा कह सकते हैं हम लोग। कहीं ना कहीं जितनी भी पार्टनरशिप हमारे जीवन में, चाहे वो बिजनेस पार्टनरशिप हो, चाहे फैमिली पार्टनरशिप हो, चाहे कोई भी पार्टनरशिप हो, उन सबको केतु देव ही सिग्निफाई करते हैं। सॉरी 7th हाउस ही सिग्निफाई करता है। आपका जो अपना सोशल सर्किल है वो भी कहीं ना कहीं 7वें घर से ही देखा जाता है। तो जब अगर केतु देव अगर आपके 7वें घर में बैठे हैं तो उससे पहले समझिए कि जैसे मैंने कहा कि केतु देव कहीं ना कहीं आपको पास्ट लाइफ से रिलेट करते हैं। तो अभी मान के चलिए कि जब केतु देव 7वें घर में बैठे हैं तो वो पिछले जन्म में रिलेशनशिप्स को जीकर आ चुके हैं, सोशल सर्कल्स को जीकर आ चुके हैं, पार्टनरशिप्स को निभाकर आ चुके हैं। वो इन चीज़ों से कहीं ना कहीं बोर हो चुके हैं। तो जब वो इस आप ही कुंडली में जो 7th हाउस में बैठेंगे तो कहीं ना कहीं किसी भी रिलेशनशिप को लेकर आप में, चाहे वो मैरिज रिलेशनशिप हो, चाहे वो पार्टनरशिप्स हो, चाहे बिजनेस पार्टनरशिप हो, चाहे वो सोशल सर्किल हो, आप में कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्शन कभी भी नहीं आएगा। आप किस रिलेशनशिप को लेकर कभी भी सेटिस्फाई नहीं होंगे। जब केतु देव 7वें घर में बैठते हैं तो ये देखा जाता है कि जो नेटिव्स हैं, जो लोग हैं जिनकी पत्रिका में ये हो रहा है 7वें घर में प्लेसमेंट है, वो लोग 25, 26, 27 साल तक शायद उनकी कहीं ना कहीं शादी करने की इच्छा ही नहीं होती हो। कई बार ये भी देखा जाता है कि अगर 7th लॉर्ड भी अफेक्टेड है या उसकी प्लेसमेंट भी ठीक नहीं है, डिस्पोजिटर की प्लेसमेंट ठीक नहीं है, तो ये लोग शायद जीवन में कभी शादी नहीं भी करते हों। ये या मैं कहूँ कि कहीं ना कहीं इन लोगों को जो रिलेशनशिप में बंधने में कहीं ना कहीं शुरुआत में होता अच्छा लगता हो, पर बाद में इनको थोड़ा एक कंजस्टेड सा फील होता है कि ये रिलेशनशिप को मैं कैसे वहन करूँ, या फिर ये कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को लंबी दूरी तक या जीवन में आगे बहुत देर तक नहीं ले जा पाते हैं। अब हम बात करें कि एक और चीज़ है कि इन लोगों को जब 7th हाउस में बैठा केतु, तो ये एक ऐसा पार्ट, ये जैसे मैंने कहा कि केतु पिछले जन्म में ये सब चीज़ें जी के आ चुका है कि कहीं ना कहीं जो रिलेशनशिप है वो सब जी चुका है, वो इन सब चीज़ों से बोर हो चुका है। तो ये एक परफेक्ट पार्टनर ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा बहुत डायरेक्टली कि जब भी केतु 7th हाउस में है तो जो मैरिज जो लाइफ पार्टनर आप ढूंढना चाह रहे हैं वो नहीं बनाए, बिकॉज जो परफेक्शन आप चाहते हैं अपने लाइफ पार्टनर में वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ये कई बार जैसे मैंने कहा कि अगर विवाह हो भी जाता है तो कहीं ना कहीं आपके अपने लाइफ पार्टनर को शायद ये क्रिटिसाइज़ करते हुए भी देखे जाते हैं। आगे बात करते हैं कि जब केतु 7वें घर में बैठता है तो कहीं ना कहीं ये आपको इंटरकास्ट मैरिज की तरफ भी ले जाता है या इंटर रिलीजन मैरिज की तरफ भी ले जा सकता है। बात करें अगर कि जैसे मैंने कहा कि अगर ये शुभ नहीं माना जाता है तो अगर 7th हाउस में है तो कहीं ना आपकी शादी उसका लेट हो या आप खुद भी नहीं करना चाहते हो, तो जब विवाह अगर हो भी गया, विवाह अगर हो जाता है तो उसके पश्चात भी कहीं ना कहीं हस्बैंड वाइफ में जो वैचारिक मतभेद है वो देखा जाएगा ही जाएगा, या कहीं ना कहीं उनमें एक गैप ज़रूर होगा या एक दूरी ज़रूर उनके बीच में रहेगी। हाँ, अगर जिनके 7th हाउस में केतु देव बैठे हैं, अगर इन लोगों के साथ अगर मैरिज रिलेशनशिप को अच्छा रखना है तो डेफिनेटली आपको इनको अपना स्पेस देना ही पड़ेगा। अगर आप इनको स्पेस देंगे तो तभी कहीं ना कहीं चीज़ें थोड़ी सुलझ सकती है। और जिनकी कुंडली में 7th हाउस में ये केतु देव बैठे हैं उनको अपने अंदर कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस लानी पड़ेगी कि जो प्रभु ने हमें दे दिया है, जो हम हैं, कहीं ना कहीं उन्हें ये सीखना पड़ेगा कि जो लाइफ पार्टनर है उसके साथ ही हमें खुशी से या अपने जीवन यापन को आगे बढ़ाना ही पड़ेगा। इन्हें कहीं ना कहीं अपने अंदर एक्सेप्टेबिलिटी को डेवलप करना ही पड़ेगा। जब केतु देव का 7वें घर में बैठते हैं तो कहीं ना कहीं जो रिप्रोडक्शन या मैं कहूँ कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत समस्या देखी जा सकती है। और इसे कहा कि बिकॉज ऑफ दिस कि जब ये प्लेसमेंट अच्छा नहीं है, केतु देव पिछले जन्म में सब चीज़ें जी चुके हैं, वो इन चीज़ों से बोर हो चुके हैं, तो शायद कहीं ना कहीं इस वजह से इन लोगों में कि जो रिलेशनशिप वो अच्छे नहीं दिखे जाते हैं। उसके अलावा कहीं ना कहीं ये लोग मल्टीपल रिलेशनशिप में या इलिसिट अफेयर्स में या इलीगल अफेयर्स में भी देखे जा सकते हैं।
और एक और मैं कह सकता हूँ यहाँ पर बात की कहीं ना कहीं कि स्पेशली अगर कोई लेडी या वेमेन है तो जब उसकी कुंडली में ये प्लेसमेंट है तो कहीं ना कहीं फिर उससे एक जीवन में आगे जाकर कहीं ना कहीं लांछन या ऐसी कंडीशन बन सकती है जब सोशल सर्कल में, समाज में कहीं ना उसका नाम खराब हो सकता है। इवन मेल के केस में भी देखा जाता है ये। अब मैंने बताया कि कहीं ना कहीं को एक्सेप्टेंस डेवलप करना ही होगा। अब एक और चीज़ यहाँ देखी आती है कि जो 7th हाउस में ये है तो ये लोग है ना इजीली घुल मिल नहीं पाते लोगों से इनिशियल लेवल पे, तो बाद में ठीक है घुल जाते हैं लोग, बट इनिशियली कहीं ना कहीं झिझक इन लोगों में रहती है। इन लोगों को कोई ईजिली समझ नहीं सकता, बिकॉज एक बात तो ये भी है कि ये लोग डायरेक्टली मुंह पे बोलते हैं आपके, पर आजकल का जो समय है कहीं ना कहीं, और बात सच भी बोलते हैं, ऐसी बात नहीं है, आपको मुंह बोलेंगे सच बोलेंगे कहीं ना कहीं। इस वजह से इनके ऑफिस में भी इनको अपने साथ के लोगों से कलीग से ताल में बिठाने में कहीं ना कहीं समय लगता है या नहीं भी बैठता है। बात सीधी सच्ची बोलते हैं ये लोग। तो जब लोग इनके पास क्लोज आते हैं, जब लोग इन्हें बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं, तब समझ पाते हैं लोग कि इन लोगों में कहीं ना कहीं कुछ बात है, या ये जो बात कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं सही है ही है। अब राहु भी वहाँ बैठे हैं 1st हाउस में, तो कहीं ना इन लोगों में चतुरता बहुत अच्छी होती है, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं लोग, बहुत इंटेलेक्चुअल होते हैं, व्यापारिक बुद्धि बहुत तीक्ष्ण होती है, और कहीं ना कहीं फिर जब चतुरता कोई चालाकी बदल जाती है तो ये कहीं ना कहीं चीज़ों को मैनिपुलेट भी करते हुए देखे जाते हैं। तो ये बात रही कि अगर कि राहु और केतु 1st हाउस में राहु बैठते हैं और 7th हाउस में केतु बैठते हैं तो क्या क्या रिजल्ट्स आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने वीडियोस बना रखे हैं कि राहु अगर शुक्र के साथ बैठे हैं, राहु चंद्रमा के साथ बैठे हैं, या केतुदेव सूर्य शनि के साथ बैठे हैं तो क्या रिजल्ट मिलते हैं। तो उसके लिए आप जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके जो कंजंक्शन सीरीज उन्हें आप ज़रूर देखें, तब आपको चीज़ें और ज़्यादा बेटर रूप से एनालाइज हो पाएगी। अंत में लास्ट में ये कहूँगा कि जब ये कंजंक्शन बनता है तो इन लोगों को एक चीज़ सीखनी होगी कि इन लोगों को खुद से बाहर निकल कर जो एक इन लोगों ने अपना सीमित दायरा बना रखा है कि मैं खुद ही काफ़ी हूँ, मुझे किसी और की क्या ज़रूरत है, या ये जो सोशलाइज नहीं होते, इन लोगों को इन्हें सोशलाइज होना सीखना पड़ेगा अपने जीवन में। और जो राहु के प्लेसमेंट की वजह से जो इनके पास इतनी नॉलेज है, जो ये इतने इंटेलिजेंट है, उसे बाहर ज़रूर शेयर करें, तब इनकी लाइफ कहीं ना कहीं आपको डेफिनेटली अच्छी देखने को मिलेगी। अंत में एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि जब भी प्लेसमेंट होता है तब जब भी आपकी शादी होती है तो आपने ससुराल पक्ष से खैर दहेज ले ही ना, और अगर कोई वस्तु आपको गिफ्ट में मिल रही है तो कोशिश करें कि कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट ना लें या कोई भी लोहे का सामान ना लें आप। तो आशा करता हूँ आप लोगों को जानकारी पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को जरूर पुश करें। थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय।